9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। रोज सब्जी का स्वाद बढ़ाए और घर वालों का प्यार पाए। गोल्डी सब्जी मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। किया उजागर आज इसने, कल भी होगा सफल। है टरगा सुपर साथ तो प्रगति है हर पल। 2 दशकों से किसानों का सबसे भरोसेमंद खरपतवार नाशक सुपर काम, भरोसे का नाम टरगा सुपर। पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे किसान अलग अलग स्पीसीज की अलग अलग वैरायटी इनको सहेज कर रखते गए और उसको विकास करते रहे। किसान की विरासत, धरती के वनस्पति संसाधन, एक अधिकार जिसका दुनिया भर के देश करते हैं सम्मान। आज भारत उन अधिकारों को दे रहा है नए मुकाम, ताकि और बढ़े किसानों की वंशागत किस्मों की पहचान का अभियान। नमस्कार किसान भाइयों बहनों, दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम कृषि दर्शन में मैं अदिति शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूं। हमारे इस कार्यक्रम में कृषि जगत में हो रही हलचलों की जानकारियां हम आप तक पहुंचाते हैं। आज की कड़ी में भी ऐसी ही कुछ अहम बातें हम आपको बताने वाले हैं। तो फिर आइए बिना समय को गवाते हुए आज के अंक की हम यहाँ शुरुआत करते हैं। किसान भाइयों बहनों, गर्मी का मौसम है और ऐसे में मछली पालन करने के लिए तालाब प्रबंधन कैसे किया जा सकता है, कौन कौन से उपाय किए जा सकते हैं, इसके बारे में कृषि मंत्रालय के डीडी किसान स्टूडियो से मत्स्य पालन विभाग के सहायक निदेशक सुधांशु शेखर मिश्रा क्या कुछ जानकारी दे रहे हैं। आइए आपको दिखाते हैं। कोई किसान बंधु मछली का कल्चर करना चाहते हैं तो उनके लिए पहले ये होना चाहिए, पहले थोड़ा उसके ऊपर हमको आइडिया होना ज़रूरी है कि हम कौन सी मछली करना चाह रहे हैं, कौन सी एरिया में करना चाह रहे हैं, मार्केटिंग फैसिलिटीज़ कहाँ पे है, जो हम इनपुट यूज़ करेंगे वो इनपुट का सही ढंग से मिल रहा है कि नहीं, कौन एरिया, ये सब चीज़ ध्यान में रखते हुए पहले हमको, उसके बाद ये सब का ज्ञान हमको पहले होना चाहिए, तभी जाके हम मछली के कौन सा मछली करेंगे उसके ऊपर जाना चाहिए। हम देखेंगे 12 महीने के अंदर मेनली हम 3 भागों में इनको विभक्त करेंगे। एक तो गर्मी का मौसम, एक तो बरसात का मौसम और एक ठंड का मौसम। 3 महीने में तीन भाग में उसको विभक्त करेंगे। जैसे आप सबको पता होगा, गर्मी के मौसम में हमको ज़्यादा केयरफुल रहना ज़रूरी है, क्योंकि गर्मी की वजह से तापमान बढ़ने की चलते जो पानी की गहराइयाँ हैं, पानी का जो लेवल है वो कम हो जाता है। पानी का लेवल कम होने के चलते हमको जो वाटर पैरामीटर्स हैं पानी में, लाइक टेम्परेचर हो गया, पीएच हो गया, डीजल ऑक्सीजन हो गया एंड अदर टॉक्सिक गैसेस लाइक अमोनिया हो गया, नाइट्रेट, उनका वो सब बढ़ने लगते हैं। तो हमको उसका ख्याल रखना ज़रूरी है, एरेशन करना ज़रूरी है उस टाइम। एंड पानी का स्तर कम होने के कारण पोचिंग, चोरी होने का चांसेस बहुत रहता है, तो इसीलिए हमको उसमें सावधानी बरतने की ज़रूरत है। बार्ड प्रिडेशन बहुत होता है, तो उसके लिए हमको
फेंसिंग की ज़रूरत पड़ेगी, नेट फेंसिंग की ज़रूरत पड़ेगा। एंड धूप में लीफ फेंसिंग आजकल एक अच्छा चीज़ है। बड़े पेड़ तालाब के पास नहीं होना चाहिए। तालाब के पेड़ बड़े पेड़ होने के कारण वो डाइक में क्रैक्स आने के चांसेस होता है। वो उसका लीफ तालाब में पड़ के डिकम्पोज होकर पानी को ख़राब भी कर सकता है, गंदा कर सकता है। तो इसीलिए हमको पपीता का पेड़, केला का पेड़, ऐसे छोटे छोटे पेड़ होना चाहिए, सो दैट वो पेड़ वो एक शेड बन के भी काम कर सकता है। डीजल ऑक्सीजन बहुत कम होता है, मछलियाँ आके सरफेस में तैरने लगते हैं, तो उस टाइम हमको उसको ध्यान में रखते हुए एरेशन चलाने की ज़रूरत है। आजकल ऑक्सीजन टैबलेट्स भी आता है, हम ऑक्सीजन टैबलेट्स भी दे सकते हैं। ऑक्सीजन इंजेक्टर्स भी आता है, उसका भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं उस सब चीज़ के लिए। और एक अच्छा चीज़ है, algal ब्लूम बहुत आता है ड्यूरिंग दिस गर्मी की मौसम में। सो algal ब्लूम होने के कारण हमको उसका ख्याल रखना ज़रूरी है, नहीं तो मछली का ग्रोथ नहीं होगा। हम algal ग्रोथ के लिए 3 टाइप का मेनली उसको कंट्रोल कर सकते हैं। एक तो फिजिकल कंट्रोल, केमिकल कंट्रोल एंड बायोलॉजिकल कंट्रोल। फिजिकल कंट्रोल के तौर पे हम उसको एक बाम्बो का बड़ा सा बाम्बो लेके उसको तालाब के साइड कोने में कर सकते हैं। कोने में करने के बाद हम आइकर्निया हो गया, आइकर्निया एंड पिस्टिया वहाँ पे छोड़ सकते हैं वो कोने में, सो दैट वो न्यूट्रिएंट बैलेंस होगा, न्यूट्रिएंट डिवाइड हो जाएगा, जो न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट है उसमें ब्रेकअप हो जाएगा। सो धीरे धीरे उसका जो ये algal ब्लूम है वो कम होने लगेगा। बहुत सारे चूना है, वो कैल्शियम कार्बोनेट है, उसको अप्लाई कर सकते हैं। पोटेशियम परमंगनेट है, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे रासायनिक प्रक्रिया, कोई रासायनिक चीज़ें तालाब में यूज़ ना करें। बायोलॉजिकल कंट्रोल के स्वरूप पे हम एक मछली है जिसको हम ग्रास कार्प बोलते हैं, उसको भी छोड़ सकते हैं। ये सब तरीका हम अपना सकते हैं algal ब्लूम को कंट्रोल करने के लिए। अभी हम आएंगे बारिश के मौसम में। बारिश के मौसम में ज़्यादातर हमको पहले डाइक जो होता है, बंद बोलते हैं हमको, उसकी पहले से मरम्मत करना ज़रूरी है। हमारा बंद स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, क्योंकि बारिश में पानी का स्तर बढ़ने लगता है। तो पानी के स्तर को बचाने के लिए या तालाब में पानी का स्तर को होल्ड करने की क्षमता आपकी बंद में होना चाहिए। सो उसको सुदृढ़ करने की ज़रूरत है। एंड बारिश में नॉर्मली बाहर से शिकारी मछलियां अंदर आते हैं, सो उनके लिए हमको आउटलेट, जो हमारा तालाब का इनलेट है एंड आउटलेट है, वो दोनों को अच्छे से नेट के द्वारा बंद करने की ज़रूरत है। रेगुलरली मॉनिटरिंग की ज़रूरत है। तालाब का स्तर बढ़ने लगेगा बारिश की वजह से या फ्लड आने की संभावना हुआ, तो उससे पहले हमको जो मछलियां हैं हमारे तालाब में, उसको हार्वेस्ट करने की ज़रूरत है, सो दैट हम हमारा कुछ प्रॉफिट हो जाए। खाना एक ऐसा चीज़ है, सारे तीनों सीजन में खाने का बहुत ख्याल रखने की ज़रूरत है। बिकॉज फीड, सप्लीमेंट्री फीड एक ऐसा चीज़ है जो 60 to 70% ऑफ द टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट आता है। प्रोटीन रहता है। खाना कम देने से ग्रोथ नहीं होगा, ज़्यादा देने से मछली का पानी गंदा, तालाब का पानी गंदा करेगा और किसान को नुकसान भी हो सकता है। सो कितना खाना देना चाहिए वो हमको ध्यान में रखना चाहिए। इनिशियली जब हम सीड स्टॉक कर रहे हैं, उस टाइम हमको अप टू फिंगरलिंग या एडवांस फिंगरलिंग हम 10 to 15% बॉडी वेट के हिसाब से खाना देना चाहिए। जब एडवांस फिंगरलिंग या ईयरलिंग हो जाए, तब हमको 2% बॉडी वेट के हिसाब से खाना देना चाहिए। ये हमको ध्यान में रखना चाहिए। और खाना ऐसे फेंकना नहीं चाहिए। खाना को बहुत सारे तकनीकी है, लाइक बैग फीडिंग देना चाहिए। एक कोने में एक रख के उसको स्टडी करना चाहिए, ताकि जितना मैं खाना दे रहा हूँ, मछलियाँ खा रहे हैं कि नहीं खा रहे हैं, वो हमको बहुत ज़रूरी है उसकी ध्यान रखना। किसान भाइयों बहनों, दिल्ली स्थित कृषि भवन में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के भूमि प्रशासन और वाटरशेड विकास घटक के बारे में आम लोगों को जागरूक करने के लिए हाल ही में DOLR का राष्ट्रीय अभियान शुरू किया गया। जी हाँ, ये राष्ट्रीय मीडिया अभियान था। क्या कुछ खास रहा इस कार्यक्रम के दौरान, आइए आपको दिखाते हैं। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के भूमि संसाधन विभाग का राष्ट्रीय मीडिया अभियान प्रारंभ किया गया। इस अवसर पर केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह,
ग्रामीण विकास, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति, भूमि संसाधन विभाग के सचिव अजय तिर्की और विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। इस अवसर पर केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा, भूमि विभाग एक प्रतिष्ठित एजेंसी ने इसको एसेस किया है, सर्वे किया है। जीडीपी में 1.3% को ऐड करेगा अगर हम ये तीनों चीज को लागू शुरू कर दिए हैं पूरा होते होते। और मैं आपको बताऊं 2 अप्रैल 2016 से इसकी शुरुआत हुई है और इस यात्रा में सबसे खुशी की बात है देश के अंदर जो गांव से जुड़े लोग होंगे, जो नक्शा होता था गांव का वो कमिश्नरी ऑफिस में होता था, लेकिन अब हर जिले में, हर तहसील में वो कैडस्ट्रल मैप का भी कंप्यूटराइजेशन करवाने का काम किया है। अब लैंड रिकॉर्ड का कंप्यूटराइजेशन, डिजिटाइजेशन ऑफ कैडस्ट्रल मैप। लैंड रिकॉर्ड का मतलब ये हुआ वो जितने आप खतौनी होता है वो जो गांव में आप वो कहते हैं कि हमने अभी तक अपने जमीन को रजिस्ट्री तो करा लिया लेकिन अपने नाम से नहीं चढ़ा है, तो ऐसा सिस्टम होगा, उसको भी हम लोग कैप्चर कर रहे हैं कि अब सीधे वहां से वहां जाएगा, वहां से उनको करना है। रजिस्ट्री ऑफ कंप्यूटराइजेशन, ये जो जितने ऑफिस हैं सबको इंटीग्रेट किया जाएगा। ये जो रेवेन्यू ऑफिसर होते हैं डिस्ट्रिक्ट में, जो तहसील में होते हैं, ये प्रधानमंत्री ने ईज ऑफ डूइंग भी है और ईज ऑफ लिविंग भी है, इसमें दोनों है। और ये प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आपको जानकर के खुशी होगी कि हम आपके सामने में तब आए हैं ये दुनिया को बताने के लिए जब लैंड रिकॉर्ड ऑफ राइट्स कंप्यूटराइजेशन हम 6,22,712 गांवों में कर लिया, जो 95% लक्ष्य का होता है। इसी के साथ किसान भाइयों बहनों, कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, हम जल्द ही हाजिर होंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए कार्यक्रम कृषि दर्शन। क्या बात है भाई, आजकल तो काफी खुश नजर आ रहे हो। क्यों ना हो, अब मैं ऑर्गेनिक खेती जो कर रहा हूँ ये पूरा प्राकृतिक है, ऑर्गेनिक है। इसमें हमारे खेत, हमारी फसल और हमारी जेब सब फायदे में होते हैं और इसमें लागत भी कम है। जी हाँ, आप भी ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करें, अपनी फसल और मिट्टी को तंदुरुस्त बनाएं और आपकी आमदनी में इजाफा करें। अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1800-180-1551 पर कॉल करें और लॉग ऑन करें kisan.gov.in और farmer.gov.in। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का फिर से स्वागत है। आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और कृषि जगत से जुड़ी अहम जानकारियां आप तक पहुंचाते हैं। अब कार्यक्रम में वक्त हो चला है हमारी सेगमेंट विज्ञान और किसान पर नजर डालने का, तो दिखाते हैं आपको हमारा सेगमेंट विज्ञान और किसान।
जब भी बात होती है सूक्ष्म सिंचाई पद्धतियों की तो लोग आमतौर पर टपक सिंचाई और फव्वारा पद्धति को ही जानते हैं, लेकिन आज हम आपको बताएंगे ऐसी पद्धतियों के बारे में जो इस क्षेत्र में बेहतर परिणाम दे रही हैं। तो आज के विज्ञान और किसान सेगमेंट में बात सूक्ष्म सिंचाई की विभिन्न पद्धति। जो प्रचलित पद्धति है सिंचन की, तो उसमें क्या होता है कि प्रचलित में सरफेस फ्लडिंग है या रिजेस एंड फरो है, बॉर्डर है या बेसिन है, तो उसमें पानी का ज़्यादा इस्तेमाल हो जाता है। पानी का ज़्यादा इस्तेमाल होने से वो पानी एक समान रूप से खेत में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता, एक समान रूप से पीक को या क्रॉप को उपलब्ध नहीं होता, और उसकी वजह से क्या होता है कि हमें जो क्रॉप का उत्पादन होता है, प्रोडक्शन होता है, वो एक समान नहीं मिलता, एक जैसे गुणवत्ता का नहीं मिलता, उसका यील्ड भी अच्छा नहीं मिलता, और हमें फिर वीड की ग्रोथ होती है, फिर लेबर की कॉस्ट ज़्यादा लगती है, सिंचाई का टाइम ज़्यादा लगता है, पंप की एचपी भी ज़्यादा लगती है। तो उसका उपाय है कि हमें आधुनिक सिंचन पद्धतियों का उपयोग करना चाहिए। तो ये आधुनिक सिंचन पद्धति जो है, तो उसमें करीबन ड्रिप इरिगेशन है, माइक्रो स्प्रिंकलर है, माइक्रो जेट है, लैंडस्केप इरिगेशन है, ओवरहेड स्प्रिंकलर्स है, देन रेनगन है, और कुछ हद तक हम जब क्लाइमेट कंट्रोल का में ग्रीन हाउस में यूज़ करते हैं तो वहाँ एंटीलिक फॉगर्स भी हमें यूज़ करना पड़ता है। हमारे यूनिवर्सिटी ने फुले इरिगेशन शेड्यूलर ये ऐप विकसित किया है, मोबाइल में ये फ्रीली अवेलेबल है, आप किसान बंधु इसको डाउनलोड कर सकते हैं, और ये ऐप के जरिए हमें क्रॉप इवापोट्रांसपिरेशन कितना है, और वो डिपेंडिंग ऑन दैट क्रॉप इवापोट्रांसपिरेशन, जो कि हमारा मैक्सिमम टेम्परेचर, मिनिमम टेम्परेचर, मैक्सिमम ह्यूमिडिटी, मिनिमम ह्यूमिडिटी, विंड स्पीड एंड सनशाइन आवर्स के ऊपर डिपेंड होता है। तो हमारा किसान बंधुओं को हमारा उनका संच कितना टाइम चालू रखना है, ये मैसेज हर रोज़ मोबाइल पे आ जाता है। हमारे महाराष्ट्र और हमारा महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ के कार्य क्षेत्र के 10 जिले में अभी मोर देन 10,000 फार्मर्स ये फुले इरिगेशन शेड्यूलर ऐप यूज़ कर सकते हैं, यूज़ कर रहे हैं, और उससे ज़्यादा और किसी फार्मर को अगर इसकी ज़्यादा जानकारी चाहिए तो हम यहाँ इस इरिगेशन पार्क हमने जो बनाया है, यहाँ फार्मर हमारे किसान बंधु आ सकते हैं, ये सब सिस्टम देख सकते हैं, और इसी माध्यम से हम किसान बंधुओं को, सभी किसान बंधुओं को अनुरोध कर रहे हैं कि आधुनिक सिंचन पद्धतियों का इस्तेमाल करके आप खत, न्यूट्रिएंट्स और पानी पेड़ को जो लगता है और क्रॉप को जो लगता है सही मात्रा में, सही जगह पे, सही टाइम पे, सही ड्यूरेशन पे दे, ताकि उनका इनकम, उनका क्रॉप प्रोडक्शन अच्छा हो, अच्छी क्वालिटी का हो, ज़्यादा हो, और किसान बंधुओं को हम अच्छी आमदनी मीन्स अच्छा नफ़ा, अच्छा प्रॉफिट मिल सके। सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली प्रेशर के सिद्धांत पर काम करती है। प्रेशर के लिए इनमें पंप लगे होते हैं। सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली में कई तरह के फिल्टरों की भी जरूरत होती है। इनका काम रेत, शैवाल और पत्ती वगैरह को साफ करके पानी से अलग करना है।
फर्टिगेशन के सभी इक्विपमेंट हमने लगा रखे हैं। उसमें हमने वेंचुरी लगा रखी है जो बर्नौलीज के प्रिंसिपल पे चलती है। बहुत ही चीप है वो, 1,500 से 2,000 में आ जाती। फर्टिगेशन के सभी इक्विपमेंट हमने लगा रखे हैं। उसमें हमने वेंचुरी लगा रखी है जो बर्नौलीज के प्रिंसिपल पे चलती है। बहुत ही चीप है वो, 1,500 से 2,000 में आ जाती है। उसके बाद फर्टिलाइज़र इंजेक्शन पंप है जो मोस्टली यूरोपियन कंट्रीज़ में यूज़ होता है। बहुत एक्यूरेट फर्टिगेशन उससे हम कर सकते हैं, वो हमने लगाया है। उसके बाद डोजिंग पंप हमने लगाया है। सपोज़ ग्रीन हाउस है या सेंसिटिव क्रॉप्स है तो डोजिंग पंप हम यूज़ कर सकते हैं। उसकी कीमत 35,000 से ज़्यादा है। तो फिल्ट्रेशन में भी सभी जो फिल्ट्रेशन के इक्विपमेंट है वो कंपलसरी नहीं है। तो पहले हमने हाइड्रोसाइक्लोन फ़िल्टर के तीनों टाइप लगाए हैं। तो पहला हाइड्रोसाइक्लोन फ़िल्टर, जब भी पानी में मिट्टी के ज़्यादा बड़े बड़े हेवी पार्टिकल्स आ जाते हैं तो उनको सेपरेट करने के लिए हमें हाइड्रोसाइक्लोन फ़िल्टर लगता है। उसके बाद हमने सैंड फ़िल्टर लगाया है। सैंड फ़िल्टर मीन्स वालू की गाड़नी उसको बोलते हैं। तो जहाँ पानी का सोर्स ओपन वेल है या फार्म पॉन्ड है कि जिसमें शैवाल आने की संभावना है या ऑर्गेनिक मैटर पेड़ के पत्ते मिल जाने की संभावना होती है, तो वो दूर करने के लिए सैंड फ़िल्टर लगता है। जो स्क्रीन फ़िल्टर है उसकी जो स्क्रीन है तो 120 मेश है। उसकी जो होल्स है उनकी साइज़ 120 मेश है। लेकिन ये स्क्रीन फ़िल्टर कंपलसरी है। तो जो फिज़िकल पार्टिकल्स सेपरेट करने के लिए स्क्रीन फ़िल्टर लगता है। अभी आप जो फ़िल्टर देख रहे हैं वो उसको रोटोक्लीन नाम है। फुटबॉल जो होता है पंप का, तो फुटबॉल के यहाँ सक्शन की वजह से बहुत सारा गाड़ी कचरा जमा होता है। तो उसको सेपरेट करने के लिए उसको एक लाइन वहाँ से डिलीवरी पाइप से दी होती है और उससे वो रोटोक्लीन जोर से प्रेशर क्रिएट करके हमारे बाहर फेंकता है, जो कि जो कण है, जो डर्ट पार्टिकल है, तो वो सब वहाँ से फुटबॉल के पास से निकल जाते हैं। हमने जो रियल टाइम सॉइल मॉइस्चर बेस्ड ऑटोमेटिक इरिगेशन सिस्टम विद GSM मॉड्यूल ये डिज़ाइन की है। तो इसमें हमारे पास सेंसर है, कंट्रोलर है और कंट्रोलर के बाद पंप या आयन सोलिनोइड वाल्व होता है। तो जब मिट्टी का मॉइस्चर कंटेंट विल्टिंग पॉइंट या मरणोत्तर बिंदु के पास होता है तो वो सेंसर सेंस करके कंट्रोलर को संदेशा भेजता है और पंप शुरू हो जाता है। लैटरल वाइंडर सिंपल सा इक्विपमेंट है, वो करीबन 2,000 में मिलता है मार्केट में। हम वर्कशॉप में तैयार भी कर सकते हैं। तो वहाँ से हम उसका यूज़ करके लैटरल की गड्डी बना के हम ऊपर टांग सकते हैं एक बाम्बू को या कोई वुडन पिलर को, ताकि रैट्स या कोई एनिमल उनको ख़राब ना करे। महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ में किसान इस प्रणाली को देखने के लिए आते हैं। जिन किसानों को प्रणाली पसंद आती है वो अपने खेतों में इसे लगवा भी लेते हैं। यहाँ नौजवानों और छात्र छात्राओं को भी आने की अनुमति है। इन युवाओं को पानी के महत्व और उसे बचाने के तरीकों के बारे में जानकारी दी जाती है। आइए अब आपको दिखाएं सेगमेंट फार्मिंग इंडिया। किसान भाइयों बहनों, आज के हमारे सेगमेंट में हम बात करेंगे KCC यानी कि किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में। होता तो ये बहुत ही छोटा सा कार्ड है, लेकिन हमारे किसानों को यानी कि आप लोगों को आर्थिक मजबूती प्रदान करता है। कृषि संबंधित कार्यों के लिए यदि आपको चाहिए ऋण तो आप भी बनवा सकते हैं अपना KCC। तो क्या रहती है इसकी पूरी प्रक्रिया, आइए आपको विस्तार से बताएं। किसान क्रेडिट कार्ड योजना 1998 में शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य किसानों को कृषि गतिविधियों के लिए बिना किसी बाधा के समय पर ऋण उपलब्ध कराना था। भारत सरकार किसान क्रेडिट कार्ड के तहत किसानों को ब्याज पर 2% की आर्थिक सहायता देती है और समय पर ऋण चुकाने वाले किसानों को 3% की प्रोत्साहन छूट देती है। इस तरह KCC पर सालाना ब्याज दर 4% आता है।
सभी योग्य किसानों को उनके कृषि कार्यों के लिए आसानी से और समय पर कृषि ऋण प्रदान किए जाएं। ये सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड योजना शुरू की। इसका उद्देश्य किसानों को कृषि के लिए उत्पादक सामग्रियों जैसे बीज, उर्वरक और कीटनाशक आदि खरीदने के लिए सक्षम बनाना है। सरकार ने किसानों के हित में बड़े कदम उठाते हुए 2019 में केसीसी में ब्याज दर में आर्थिक सहायता का प्रावधान शामिल करते हुए इसका लाभ डेयरी उद्योग समेत पशुपालकों और मछली पालकों को भी देने की व्यवस्था सुनिश्चित की है। किसान क्रेडिट कार्ड के दायरे में किसानों को लाने के लिए फरवरी 2020 से एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। वर्ष 2012 से केसीसी योजना को और सरल बनाया गया है। इसके तहत लाभार्थियों को एटीएम सक्षम डेबिट कार्ड के प्रावधान सहित एक बार में दस्तावेजीकरण की सुविधा, सीमा में निर्माण लागत में वृद्धि और सीमा के भीतर कितनी भी संख्या में निकासी आदि की सुविधाएं दी गई हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और नाबार्ड से प्राप्त सूचना के अनुसार इस अभियान के तहत 29 जनवरी 2021 तक देश भर के किसानों को 1.76 लाख करोड़ रुपए की खर्च सीमा के साथ 187.03 लाख केसीसी स्वीकृत किए गए हैं। किसान क्रेडिट कार्ड की वजह से किसान अपनी फसल का बीमा भी करवा सकते हैं, जिस किसी भी कारण से अपनी फसल नष्ट होने पर उनको मुआवजा भी दिया जाता है, जैसे बाढ़ की स्थिति में फसल का डूब के नष्ट हो जाना या सूखा पड़ने पर फसल का जल जाना आदि। सुविधाओं में यह किसान क्रेडिट कार्ड बहुत ही ज्यादा काम आता है। इसकी वजह से किसान लाभ उठा सकते हैं। सस्ती ब्याज दर पर लोन उपलब्ध कराने के इस अभियान से न सिर्फ किसानों की आय में बढ़ोतरी होगी, बल्कि इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी और कृषि तथा इससे जुड़े क्षेत्रों में उत्पादन बढ़ेगा। साथ ही हमारे देश के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में भी इस मुहिम की विशेष भूमिका होगी। तो ये था सेगमेंट फार्मिंग इंडिया। इसके साथ बता दें आज के अंक में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं जितनी भी जानकारियां आज के कार्यक्रम के माध्यम से आप तक पहुंचाई गई सभी आपके लिए फायदेमंद साबित हुई होंगी। साथ ही आपको बता दें हमारा ये कार्यक्रम आप दोबारा देख सकते हैं। टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन कर लीजिए, सीधा पहुंच जाएंगे हमारे YouTube चैनल पर। और इसके अलावा आप जुड़ भी सकते हैं हमारे साथ। ईमेल कीजिए हमें। ईमेल ID है krishidarshan@gmail.com या फिर पत्र भी भेज सकते हैं आप हमें। पता है हमारा कृषि दर्शन, कमरा नंबर 58, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। तो इसी के साथ किसान भाइयों बहनों आज के लिए इतना ही। अगले अंक में हम फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।